कहते हैं कुछ चीजें अपनी कीमत की वजह से नहीं बल्कि अपनी कहानी की वजह से बेशकीमती होती हैं। और कोहिनूर हीरे से बड़ी कहानी शायद ही किसी चीज की होगी। आज ये ब्रिटिश ताज की शान जरूर है, लेकिन इसकी रग रग में हिंदुस्तान का इतिहास बहता है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं, हम उनके जरिए इसी उलझे हुए शानदार और कहीं कहीं खूनी इतिहास की परतें खोलेंगे। हाँ। ये सिर्फ एक हीरे का सफर नहीं है, ये गोलकुंडा की खदानों से निकलकर सल्तनतों और साम्राज्यों के बनने बिगड़ने की कहानी है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि स्रोतों के मुताबिक इसे इतिहास में कभी खरीदा या बेचा ही नहीं गया। सही बात है। या तो इसे जंग में जीता गया, धोखे से छीना गया, या फिर जिसे हम डिप्लोमेटिक भाषा में तोहफा कहते हैं उस तरह से हाथ बदला गया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोशनी के पहाड़ का सफर इसकी जड़ों से। इसकी जड़ें भी सीधी सादी नहीं है, मतलब पूरी तरह रहस्य में डूबी हुई हैं। कुछ पौराणिक कहानियां तो इसे 5000 साल पुराना बताती हैं और भगवान श्री कृष्ण की स्यमंतक मणि से जोड़ती हैं। सेमंतिक मनी, एक मिनट, ये वही मनी थी ना जिसके बारे में कहा जाता था कि वो जिसके पास होती थी उसे बेहिसाब दौलत देती थी? हाँ, वही। तो एक कहानी इसे वहां से जोड़ती है। दूसरी कहती है कि ये कोई 3200 साल पहले एक नदी में मिला था। अच्छा। लेकिन अगर हम ठोस सबूतों की बात करें, तो हैरानी की बात है कि इतने मशहूर हीरे के बारे में हमारे पास कोई पक्की जानकारी है ही नहीं कि ये असल में कब और कहाँ मिला। तो फिर इतिहास की किताबों में इसका पहला पक्का जिक्र कहाँ से आता है? वो आता है 13वीं सदी में, आज के आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश के राज में। काकतीय वंश। जी। माना जाता है कि इसे गोलकुंडा की मशहूर कोल्लूर खदान से निकाला गया था और यहीं पर इसका आकार हमें चौंका देता है। कहते हैं उस वक्त इसका वजन करीब 793 कैरेट था। एक मिनट, 793 कैरेट? आज के हिसाब से तो ये कल्पना से भी बाहर है। मतलब ये किसी पत्थर से ज्यादा एक छोटी चट्टान जैसा रहा होगा। बिल्कुल, आप कह सकते हैं। और काकतीय राजा इसकी दिव्यता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपनी कुलदेवी भद्रकाली की मूर्ति की बाईं आंख में जड़वा दिया। वाह। लेकिन जाहिर है, इतनी बड़ी और बेशकीमती चीज की चमक छिप नहीं सकती थी। और वो चमक दिल्ली तक पहुंच गई। हम उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी का दौर था। उसके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण पर हमला किया और मंदिर लूटकर हीरे पर कब्जा कर लिया। और यहाँ से कोहिनूर के हाथ बदलने का वो सिलसिला शुरू हुआ जो सदियों तक नहीं थमा। ये दिल्ली में एक वंश से दूसरे वंश के पास, मतलब किसी जीत की ट्रॉफी की तरह घूमता रहा। अच्छा। खिलजी से तुगलक, फिर मालवा के राजाओं के पास और आखिरकार ग्वालियर के तोमर राजाओं तक पहुंच गया। और यहीं पर बाबरनामा में इसका जिक्र है। जी, बाबरनामा में हमें इसका पहला लिखित जिक्र मिलता है जब ये ग्वालियर के राजा के पास था। और यहीं से मुगलों की एंट्री होती है। 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद इब्राहिम लोदी हारा और ये हीरा बाबर के हाथ लगा। बाबर तो इसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। उसने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा भी है, ये हीरा इतना कीमती है कि इसकी कीमत से पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। एक दिलचस्प बात यहाँ ये भी है कि बाबर ने इसे कहीं कोहिनूर नहीं कहा, मतलब इसका ये मशहूर नाम इसे बहुत बाद में मिला। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। तो बाबर तो इसकी कीमत समझता था, लेकिन मुगल सल्तनत का सफर हमेशा सीधा नहीं रहा। बाबर के बाद जब ये उसके बेटे हुमायूं के पास आया तो हीरे की किस्मत ने भी पलटी खाई। बिल्कुल। हुमायूं को शेरशाह सूरी से हार कर ईरान भागना पड़ा। वहां उसने शाह तहमास के यहाँ पनाह ली और मदद के बदले में, या कहिए एहसान चुकाने के लिए, ये हीरा शाह को तोहफे में दे दिया। तो ये पहली बार था जब कोहिनूर हिंदुस्तान की सरहद के पार गया। जी हाँ, पहली बार। लेकिन लगता है ईरान के शाह को इसकी खास कद्र नहीं थी। नहीं, उनकी इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने ये हीरा अहमदनगर के निजाम शाह को तोहफे में भिजवा दिया। अच्छा, तो हीरा वापस भारत आ गया। तो एक तरह से हीरे की घर वापसी हो गई। और फिर एक लंबे रास्ते से गोलकोंडा के प्रधानमंत्री मीर जुमला के जरिए ये आखिरकार उस मुगल बादशाह के पास पहुंचा जिसे ऐसी चीजों की सबसे ज्यादा परख थी, शाहजहां। शाहजहां, जिसके लिए ताजमहल से ज्यादा कीमती कुछ नहीं था, लेकिन शायद कोहिनूर था। हाँ। उसने तो इसे अपने मशहूर मयूर सिंहासन यानी पीकॉक थ्रोन में सबसे ऊपर जड़वा दिया था। कहते उस सिंहासन पर ताजमहल से 2 गुना खर्च आया था। और ये सिर्फ खर्चे की बात नहीं थी, ये प्रतीक था। ताजमहल मोहब्बत की निशानी था, लेकिन मयूर सिंहासन, जिसके शिखर पर कोहिनूर चमकता था, वो मुगल सल्तनत की ताकत, उसकी दौलत और उसके रुतबे का एक ऐसा प्रदर्शन था जो हर किसी को खौफ से भर दे। और यहीं से वो हीरे से जुड़े श्राप की कहानी भी तो जोर पकड़ने लगती है ना? हाँ,
ये मान्यता कि जो भी पुरुष राजा इसे अपने पास रखेगा उसका साम्राज्य तबाह हो जाएगा और उसका अंत बुरा होगा। जैसे आप देखिए बाबर, हुमायूं, शाहजहां। शाहजहां को तो उसके अपने बेटे औरंगजेब ने ही कैद कर लिया था। और औरंगजेब ने तो हीरे के साथ जो किया वो किसी गुनाह से कम नहीं था। उसने इसे और चमकीला बनाने के लिए एक जौहरी को दिया। हाँ, और उस जौहरी ने इसे तराशने में इतनी बड़ी गलती की कि हीरे का वजन 793 कैरेट से घटकर सिर्फ 186 कैरेट रह गया। बाप रे, मतलब उसकी असल पहचान ही खत्म हो गई। बिल्कुल। और शराब वाली कहानी को इस बात से भी हवा मिलती है कि मुगलों के सबसे कामयाब बादशाह अकबर के पास ये हीरा कभी नहीं रहा। अच्छा, ये भी एक पहलू है। तो लोग कहते हैं कि शायद इसीलिए उनका राज इतना स्थिर था। खैर, मुगलों की ताकत घट रही थी। 18वीं सदी आते आते दिल्ली में मोहम्मद शाह रंगीला का राज था। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, हाँ, वो राजकाज से ज्यादा रंगरलियों में मग्न रहता था। तो उसे खतरा महसूस हुआ, तो उसने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छिपा लिया। लेकिन वो खतरा सिर्फ महसूस नहीं हो रहा था, वो दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया। उसने भयानक कत्लेआम किया, खजाना लूटा, लेकिन उसे वो हीरा नहीं मिला जिसके चर्चे सुनकर वो आया था। उसे किसी जासूस से पता चल गया कि हीरा तो बादशाह की पगड़ी में है। अब वो सीधे सीधे तो मांग नहीं सकता था, इससे उसकी शान घट जाती। तो उसने एक जबरदस्त सियासी चाल चली। उसने मोहम्मद शाह से कहा कि अब जब हम दोस्त बन गए हैं तो क्यों ना दोस्ती की पुरानी रस्म निभाई जाए और अपनी पगड़ियां बदल ली जाएं। क्या बात है, मतलब हारे हुए बादशाह के पास तो ना कहने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। कोई रास्ता नहीं। जैसे ही पगड़ियां बदली गईं, हीरा जमीन पर गिर पड़ा। कहते हैं उस अंधेरे हॉल में जब हीरे की चमक बिखरी तो नादिर शाह के मुंह से निकला, कोहे नूर, यानी रोशनी का पहाड़। तो ये नाम उसे नादिर शाह ने दिया। जी हाँ, और इस नाम का पहला लिखित सबूत भी हमें नादिर शाह के ही दरबारी मोहम्मद काजिम मारवी की किताब आलम राय नादरी में मिलता है। लेकिन श्राप। हाँ, श्राप यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। कुछ ही साल बाद नादिर शाह की भी हत्या कर दी गई और कोहिनूर का सफर फिर शुरू हो गया। हाँ, नादिर शाह की मौत के बाद उसका कमांडर अहमद शाह दुर्रानी हीरे को अफगानिस्तान ले गया। कई पीढ़ियों तक हीरा दुर्रानी वंश के पास ही रहा। फिर उसके वंशज शाह शुजा दुर्रानी के हाथ आया, जिसे अपने ही घर में बगावत का सामना करना पड़ा और उसे भागकर लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह से पनाह लेनी पड़ी। बिल्कुल। शाह शुजा की पत्नी वफा बेगम ने अपने पति की जान बचाने और मदद हासिल करने के बदले में वो हीरा महाराजा रंजीत सिंह को सौंप दिया। और इस तरह कोहिनूर एक बार फिर अपनी घर की मिट्टी पंजाब में वापस आ गया। सही। महाराजा रंजीत सिंह शेरे पंजाब, उनका कोहिनूर से एक अलग ही रिश्ता था। वो इसे सिर्फ खजाने में बंद करके नहीं रखते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत बताते हैं कि वो उसे अपनी बाह पर बांधते थे। दिवाली और दशहरे जैसे त्योहारों पर वो अपनी प्रजा के सामने उसका प्रदर्शन करते थे। अच्छा। वो उनके लिए सिर्फ हीरा नहीं था, वो सिख साम्राज्य की ताकत और पंजाब के गौरव का प्रतीक था। उनकी तो दिली इच्छा थी कि उनके बाद इसे जगन्नाथपुरी मंदिर में दान कर दिया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 1839 में उनकी मौत हो गई और उनके मंत्री इस फैसले के खिलाफ थे। और यहीं से सिख साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। रंजीत सिंह की मौत के बाद लाहौर का दरबार साजिशों का गढ़ बन गया। एक के बाद एक उनके वारिसों की हत्या होती रही। बहुत बुरा हुआ। आखिरकार उनके सबसे छोटे बेटे, सिर्फ 5 साल के दिलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। एक 5 साल का बच्चा और बिखरता हुआ साम्राज्य। अंग्रेजों के लिए इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। उन्होंने इसी मौके का फायदा उठाया। अंदरूनी कलह से कमजोर हो चुकी सिख फौज को हरा दिया और 1849 में लाहौर की संधि पर दस्तखत करवाए। लाहौर की संधि। जी, इस संधि के तहत पूरा सिख साम्राज्य ब्रिटिश हुकूमत के अधीन आ गया। और उसी संधि की एक शर्त के तहत 10 साल के महाराजा दलीप सिंह से कोहिनूर लेकर महारानी विक्टोरिया को उपहार में दे दिया गया। हाँ। एक बच्चे से लिया गया उपहार। जी, 1850 में इसे एक जहाज से बड़ी हिफाजत के साथ ब्रिटेन भेजा गया। वो सफर भी कम नाटकीय नहीं था। रास्ते में जहाज एक तूफान में लगभग डूब ही गया था। अच्छा। हाँ, और जब ये लंदन पहुंचा और इसे क्रिस्टल पैलेस में प्रदर्शनी के लिए रखा गया तो इसे देखने आई भीड़ बहुत मायूस हुई। मायूस? दुनिया का सबसे मशहूर हीरा देखकर कोई मायूस कैसे हो सकता है? ये दरअसल कारीगरी और संस्कृति का फर्क था। भारतीय शैली में हीरे को तराशते वक्त वजन बचाने पर ज्यादा जोर दिया जाता था, चमक पर कम।
अच्छा। यूरोप के लोगों को वो एक बेजान और भद्दा सा शीशे का टुकड़ा लगा। उन्हें वैसी जगमगाती हुई चमक देखने की आदत थी जो आज हम हीरो में देखते हैं। अच्छा, तो ये बात थी। लोगों की ये प्रतिक्रिया रानी विक्टोरिया तक भी पहुंची होगी। बिल्कुल। और उन्होंने फैसला किया कि इसे यूरोपियन स्टाइल में फिर से तराशा जाए ताकि इसकी चमक बढ़े और यह उनके ताज में सही से बैठ सके। इस प्रक्रिया में 38 दिन लगे और हीरे का वजन घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। मतलब इसकी आत्मा ही बदल दी गई। और वो शराब वाली कहानी, क्या अंग्रेजों ने उस पर यकीन किया? ये दिलचस्प है कि उन्होंने भी किया। ब्रिटेन में भी यह माना गया कि ये हीरा पुरुष शासकों के लिए अशुभ है। सही में? हाँ, इसलिए महारानी विक्टोरिया के बाद इसे कभी किसी राजा ने अपने ताज में नहीं पहना। इसे हमेशा महारानियों या राजाओं की पत्नियों, जिन्हें क्वीन कंसॉर्ट कहते हैं, ने ही पहना है। और तब से आज तक ये वही है। लेकिन इसकी कहानी पर कह सकते हैं कि पूर्ण विराम नहीं लगा है। दावेदारी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। सही कहा। 1947 में भारत की आजादी के बाद से ही इसे वापस लाने की मांग उठ रही है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतिहास के अलग अलग दौर में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की जमीन का भी हिस्सा रहा है, तो वो देश भी इस पर अपना हक जताते हैं। अच्छा, तो कई दावेदार हैं। और ब्रिटेन का क्या कहना है? ब्रिटेन का स्टैंड हमेशा से साफ रहा है। वो कहते हैं कि ये 150 साल से ज्यादा वक्त से उनकी विरासत का हिस्सा है और इसे लौटाना नॉन नेगोशिएबल है, यानी इस पर कोई बात नहीं हो सकती। 2016 में तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान भारत सरकार के वकील ने भी कह दिया था कि रिकॉर्ड के मुताबिक इसे चोरी नहीं किया गया था, बल्कि लाहौर की संधि के तहत दिया गया था। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो कोहिनूर सिर्फ एक बेशकीमती पत्थर नहीं है। बिल्कुल। ये सत्ता का एक चलता फिरता प्रतीक है। बिल्कुल। जिसके पास ये हीरा, दुनिया की नजर में ताकत उसके पास। बिल्कुल। हर राजा, हर सल्तनत ने इसे अपनी जीत की सबसे बड़ी निशानी माना। इसकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक निर्जीव वस्तु राष्ट्रीय गौरव, विजय और यहाँ तक कि शोषण का प्रतीक बन जाती है। और ये कहानी आज भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या सदियों तक इतने हाथों से गुजरने वाली, इतने खून खराबे की गवाह रही किसी चीज पर किसी एक देश का मालिकाना हक हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर ये पूरी इंसानियत की एक साझा, जटिल और एक खूनी विरासत है? कोहिनूर की असली कीमत उसकी चमक में है या उसके इस रक्त रंजित इतिहास में? इस पर सोचने की जरूरत है।